हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। विद्यार्थियों, आज हम सब पुनरावर्तन में छंद में दोहा, चौपाई और सोरठा का पुनरावर्तन करने वाले हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब छंद का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मात्रा लगाने का नियम देखते हैं। गुरु मात्रा कहाँ पे हम लगाते हैं। गुरु मात्रा को अंग्रेजी के अक्षर यस से हम लोग दिखाते हैं और इसको गिनते समय दो गिनते हैं। गुरु मात्रा कहाँ पे रहेगा? आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग और अह, इन स्थानों पर गुरु मात्रा होगा। वहां पे आप यह चिन्ह लगाएंगे और उसे दो गिनेंगे। इसके बाद लघु मात्रा देखते हैं कि लघु मात्रा हमें कहाँ पे लगाना चाहिए। लघु मात्रा को एक खड़ी पाई से हम दिखाते हैं और उसे गिनते समय एक गिना जाता है। इन जगहों पर लघु मात्रा लगाई जाती है। वह है अ, ई, उ, री। ये मात्राएं जहां लगी रहेंगी वहां पे हम लघु मात्रा एक खड़ी पाई लगाएंगे और गिनते समय उसे एक गिनेंगे। साथ ही साथ क से लेकर ज्ञ तक जहां पे क से लेकर ज्ञ तक जहां पे अक्षर हैं जो बिना मात्राओं के होंगे वहां पर भी हम लघु मात्रा लगाएंगे, मतलब एक खड़ी पाई लगाएंगे। नीचे के उदाहरणों में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, सब पे लघु मात्रा लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं कि और कहाँ पे कौन सी मात्रा लगती है। जैसे अगर आप 12 खड़ी में जाएं, 12 खड़ी में वहां पे भी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे लघु मात्रा कैसे लगती है। 12 खड़ी में यहाँ पे कक्का किक्की आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, वहां पे भी आपके लघु मात्रा लगेंगे। क लघु, का गुरु, की लघु, की गुरु, कु लघु, कु के कै को कौ कंग कह, इन सब पे गुरु, क पे क्री पे लघु। तो इस तरह से लघु मात्रा क, छोटी की, छोटा उ, कु और क्री, इन पे लघु मात्रा, बाकी सब पे गुरु मात्रा लगेगा। लघु और गुरु मात्रा लगाने के जो कुछ अन्य नियम हैं उनको आप देखिए। अगर पहला अक्षर आधा अक्षर है तो उस पर कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, उसके बाद वाले पर आप गुरु मात्रा लगाने वाले हैं। उदाहरण के रूप में स्वर आप देख सकते हैं, तो जो आधा अक्षर है उस पर कोई मात्रा नहीं लगाएंगे, उसके बाद वाले पर हम गुरु मात्रा लगाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी ध्यान रखें, यहाँ पे आ लगा है तो गुरु मात्रा ऑलरेडी आ गया है, लेकिन गुरु मात्रा के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है। इस तरह से पहला अक्षर आधा अक्षर है तो उस पर कोई मात्रा नहीं, बाद वाले पे गुरु मात्रा। अगला नियम आपका जो है मात्रा लगाने का, वह है दो अक्षरों के बीच में अगर आधा अक्षर है तो वहां पर कैसे मात्रा लगाएंगे। दो अक्षरों के बीच आधा अक्षर है तो आधे अक्षर पर कोई मात्रा नहीं लगाएंगे और आधे अक्षर के पहले वाला जो अक्षर है वहां पे गुरु मात्रा। जैसे रक्त हो गया तो दो अक्षरों के बीच आधा अक्षर हुआ, पहले वाले पे गुरु लगाएंगे, आधे अक्षर पे कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। बाद वाले पर लघु की मात्रा है तो लघु, गुरु की मात्रा है तो गुरु लगाएंगे। जैसे ये उदाहरण है, इनको आप देख सकते हैं। अगर ऊपर से र लगा हुआ है, जैसे आप कहते हैं कर्म, ऊपर से र लगा हुआ है तो वहां पर जिस अक्षर पर र लगा है उसके पहले वाले अक्षर पे गुरु लगाएंगे और उस अक्षर पे लघु मात्रा लगाए। अगर कर्मा होगा तब यहाँ पे ध्यान रखें कि तब उस पे भी गुरु मात्रा आ जाएगी। उदाहरण के लिए कुछ एक उदाहरण हम लोग देख के लेते हैं। जैसे कर्म, जैसा मैंने कहा, तो यहाँ पे माँ के ऊपर से र लगा हुआ है तो उसके पहले वाले पे गुरु हुआ और उस अक्षर पे लघु मात्रा लगी। लेकिन अगर जैसे कि मैंने कहा कर्मा होता तो यहाँ पे, या कर्मी होता तो यहाँ पे गुरु होता और यहाँ भी गुरु। गुरु कहाँ से आया? माँ के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगी, इस कारण से गुरु हो गया। अन्य उदाहरण भी यहाँ दिए गए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। अगर नीचे से र लगा हुआ है, नीचे से र मतलब जैसे यहाँ पे क्रम में देखेंगे या नीचे से र लगा हुआ तो उस पे लघु मात्रा लगाएंगे। जैसे क्रम में क्र के ऊपर लघु मात्रा ब्र। अब यहाँ पे क्रमांक होता अगर, तो यहाँ पे देखिए माँ पे आ की मात्रा लग गई तो गुरु मात्रा हो जाती, यहाँ लघु मात्रा हो गई। जैसे क्रांति में है, इस तरह से जब नीचे से र लगा रहेगा तो उस पर लघु मात्रा लगाएंगे। साथ ही साथ में अगर चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो उस अक्षर पे हम
लघु मात्रा लगाया करेंगे। यहाँ के उदाहरणों में आप देख सकते हैं। अब हम लोग चरणों की तरफ चलते हैं। चरणों की मैं बात करूं तो जितने चरण हैं आपके, सब में 4 चरण होते हैं। सभी में 4 चरण होंगे। चरण का मतलब होता है भाग, यानी पहली पंक्ति जो है वह आपका प्रथम चरण कहलाएगा। दूसरी पंक्ति उसी क्रम में दूसरा चरण होगा। तीसरी पंक्ति तीसरा चरण। अब ये ध्यान रखिएगा कि दूसरा चरण को द्वितीय चरण भी कहा जाएगा। वहां पे पेपर में दूसरा या द्वितीय लिखा रहेगा, तीसरा को तृतीय लिखा रहेगा। चौथी पंक्ति को चौथा चरण, उसे चतुर्थ चरण भी कहेंगे। ये 4 चरण आपके जो 3 छंद हैं, दोहा, चौपाई, सोरठा, उन सभी में आएंगे। अब पहचानने का नियम जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग दोहा की बात करें, बहुत ही आसान है। आप लघु गुरु मात्राएं जो दिया गया चरण है लगाइए, केवल पहले चरण पे लगाइए। अगर पहले चरण में 13 मात्रा मिली तो वहां पे जानिए कि वह दोहा है। आगे जानने की जरूरत नहीं है। पहले चरण में 13 मात्रा है तो दोहा है। क्रम क्या होगा, तब इसके दूसरे चरण में अपने आप से यहाँ पे 11 मात्रा आ जाएगी। अब आप जबरदस्ती 13 मात्रा 12 मात्रा लाए, वह अलग बात है। अगर पहले चरण में 13 मात्रा आई तो वह दोहा होना ही चाहिए, और दूसरे चरण में उसकी 11 मात्रा आएगी। तीसरे चरण में, तृतीय चरण में फिर से 13 मात्रा, और चौथे चरण में 11 मात्रा आएगी। इस तरह से अगर पहले चरण को आप देखें, केवल पहले चरण का निर्धारण करें, पहले चरण में मात्राएं ध्यान से लगाएं, पहले चरण में 13 मात्रा आ गई तो वहां पे दोहा छंद आपका पक्का हो गया। तब दूसरे में 11 मात्रा आनी ही चाहिए। आप जबरदस्ती 12 या 13 मत लाइए। तीसरे चरण में फिर 13 आएगी और चौथे में फिर 11, यानी पहले और तीसरे चरण में एक समान मात्राएं, दूसरे और चौथे में एक चरण मात्राएं। यह हुआ दोहा छंद। अब यहाँ पे दिया क्या रहेगा, यहाँ पे जो प्रश्न दिया रहेगा 2 प्रश्न होंगे। पहला होगा कोई भी 2 चरण में मात्राएं लिखने के लिए रहेगा। जैसे लिख दिया गया द्वितीय व तृतीय चरण में, जरूरी नहीं प्रथम चरण दिया जाए, तृतीय चरण में मात्रा की मात्राएं ... हैं। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कविता की पंक्ति थी, आपने पाया कि पहले में 13 आया है तो वहां पे समझ जाइए कि दूसरे में 11 आएगा, तीसरे में 13 आएगा, चौथे में 11। इतना दिमाग में सबके बैठेगा। तो यहाँ पे दूसरे और तीसरे चरण बोला है। आपको जो कविता की पंक्ति दी गई है, एक चरण पे मात्रा लगाइए, तीनों का अंदाजा होगा। यहाँ पे लिख दीजिए आप 11, 13, और इतना लिखने पे आपको 1 मार्क मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न होगा यह छंद ... है, मतलब छंद का नाम लिखना है। अगर जैसा मैंने कहा कि अगर पहले चरण में 13 मात्रा है तो वह छंद कौन सा होगा, दोहा होगा। केवल लिख दीजिए दोहा है, अपने आप से आपको 1 मार्क फिर मिल जाएंगे। ध्यान रखिए कि एग्जाम में केवल इतना लिखने या इतना लिखने की, यानी केवल लिख दीजिए 11, 13 तो आपको पूरा मार्क नहीं मिलेगा, आधा मार्क मिलेगा। केवल दोहा लिख देंगे तो पूरा मार्क नहीं, आधा मार्क मिलेगा। वहां पे पूरा आपको यह पूरा वाक्य, पूरा कथन लिखना पड़ेगा। यह हुआ दोहा छंद की बात। अगला है आपका सोरठा। सोरठा में पहले चरण में 11 मात्रा मिलेगी। अगर पहले में
11 मिल गई तो यह ध्यान रखिए आपका दूसरा जो उत्तर है वह फिक्स हो गया, तब वह सोरठा होगा। अगर पहले में 13 मिली तो वह फिक्स होगा कि वह आपका दोहा होगा। तो पहले चरण में 11 मात्रा अगर है तो दूसरे चरण में इसके 13 आनी चाहिए। यहाँ पे 13 मात्रा आनी चाहिए। यह कहाँ से मालूम पड़ेगा? कविता की जो पंक्तियां आपको दी गई हैं। और तीसरे चरण में फिर 11, कहने का मतलब कि पहला और तीसरा चरण एक दूसरे से जुड़ा है, तो दूसरा पहला और तीसरा जुड़ा है तो दूसरा और चौथा भी एक जैसा ही होगा। और चौथा चरण उसमें 13 मात्रा आनी चाहिए। इस तरह से अगर पहले चरण में 11 मात्रा है तो सोरठा, दूसरे चरण में 13 मात्रा है तो सोरठा, तीसरे चरण में 11 मात्रा तो सोरठा, चौथे चरण में 13 मात्रा सोरठा। कहने का मतलब यह है सोरठा के पहले चरण और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13। अब देखिए दोहा और सोरठा में आपको उल्टे का फर्क दिखेगा। इसमें पहले और तीसरे में 13 था, इसमें पहले और तीसरे में 11 है। इसमें दूसरे और चौथे में 11 था, इसमें तीसरे और चौथे में 13। यानी इसका पहला और तीसरा जो है सोरठा का दूसरा और चौथा चरण बन गया। इसका दूसरा और चौथा चरण जो था यह इसका पहला और तीसरा बन गया। तो यह ध्यान रखिए कि अगर पहले चरण में 13 मात्रा तो वह दोहा छंद होगा, तब उसके दूसरे चरण में 11 मात्रा, तीसरे में 13, चौथे में 11 मिलेगी। प्रश्न इस तरह से मिलेगा और आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। इसी क्रम में अगर सोरठा है तो पहले चरण में 11 मात्रा मिल गई तो आप जानिए कि यह सोरठा छंद है। तो पहले में 11 है तो दूसरे में उसके 13 आएगा, तीसरे में 11 और चौथे में 13 आएगा। यहाँ पहले का मतलब प्रथम, दूसरे का मतलब द्वितीय, तीसरे का मतलब तृतीय, चौथे का मतलब चतुर्थ चरण होगा। यहाँ पे भी प्रश्न वही होगा जैसे यहाँ पे है, सेम वैसा ही प्रश्न यहाँ भी रहेगा। पहला प्रश्न हो सकता है लिखा रहे तृतीय व चतुर्थ चरण में मात्राएं ... है। दूसरा प्रश्न हो सकता है, दूसरा प्रश्न आपका फिक्स है, यह बदलता रहेगा, इनमें से किसी चरण को भी दिया जा सकता है। यह छंद ... है। अब यहाँ पे तीसरे और चौथे की बात किया तो जो कविता दी गई है मात्राएं लगा लीजिए और वहाँ पे जो यहाँ पे मात्राएं मिली वही लिख दीजिए। 11, 13 आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, इसको लिखकर अंडरलाइन कर दीजिए। उसी तरह से यहाँ पे भी यह छंद ... है। अगर पहले चरण में 11 और तीसरे में 11 मिला है, दूसरे में 13, चौथे में 13 मिला है तो वह दोहा छंद होना, सोरठा छंद होना चाहिए। यहाँ लिख दीजिए सोरठा, अंडरलाइन कर दीजिए। अंतिम छंद में हम लोग चलते हैं और अंतिम छंद है हमारा चौपाई। चौपाई छंद की बात करेंगे तो वहां पे पहले चरण में 16 मात्रा मिलनी ही मिलनी है। कभी कभी गलत रहता है, कभी 15 या 17 मात्रा भी मिलती है। दूसरे चरण में भी 16 मात्रा, तीसरे चरण में भी 16 मात्रा और चौथे चरण में भी आपको 16 मात्रा मिलेगी ही मिलेगी। मात्रा कैसे लगाते हैं वह मैं बता चुका हूं। अब एक पे मात्रा लगाए, अगर 16 मिल गया तो जान गए कि दूसरे में भी 16 होगा, तीसरे में भी 16, चौथे में भी 16 मात्रा होगी। अब उसके बाद प्रश्न ठीक वैसा ही दिया रहेगा। यहाँ पे पहला प्रश्न होगा पहले व दूसरे चरण में मात्राएं ... हैं। दूसरा होगा यह छंद ... है।
अब आपको पता ही है कि पहले चरण में 16 आया तो चौपाई यह उत्तर आपको तुरंत मिल जाता अगर मात्रा निर्धारित किए। और पहले और दूसरे चरण की बात है, अगर चौपाई हो गया तो सभी चरणों में 16-16, केवल 16 नहीं लिखना है, लिख के अंडरलाइन कीजिए। इस तरह से है। तो जरूरी क्या है? जरूरी है कि सबसे पहले आप मात्रा लगाना जाने कि अ, ई, उ और री, यहाँ पे आप लघु मात्रा लगाएंगे। साथ में क से लेकर ज्ञ तक अगर बिना मात्रा वाले हैं तो यहाँ भी लघु मात्रा लगाएंगे। इसके अलावा क्र है नीचे से, इस पे कोई मात्रा नहीं लगी। अगर क्रा होता तो गुरु होगा। अगर क्र है बिना मात्रा के तो उस पे लघु लगाएंगे। अगर आधा अक्षर पहला है तो इस पे कोई मात्रा नहीं, बाद वाले पे गुरु लगाएंगे। अगर दो अक्षरों के बीच आधा अक्षर है तो पहले वाले पे गुरु, इस पे कोई मात्रा नहीं, इस पे लघु। अगर रखता होता तो यहाँ पे गुरु हो जाता। अगर ऊपर से र लिखा हुआ है तो पहले वाले पे गुरु होगा, इस पे लघु होगा। यह बात ध्यान रखिए। अब गुरु मात्रा की अगर बात करें तो इनको छोड़ करके सब जगह गुरु मात्राएं लगेंगी। इस तरह से अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे छंद में 2 में से 2 मार्क आपको अवश्य मिलेंगे। स्टूडेंट्स, अब देखिए एग्जाम में ऐसा दिया रहेगा, कविता को पढ़कर उत्तर लिखिए और प्रश्न ये दिए रहे। जैसे ये दिया गया है, कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो गंधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुबास। यहाँ पे एक कविता की पंक्ति दी रहेगी, उसके नीचे आपको ये कोई भी 2 प्रश्न दिए रहेंगे। मान लीजिए पहला और तीसरा प्रश्न दिया है, ऐसा दिया रहेगा। एक प्रश्न 1 मार्क का होगा। आप क्या कीजिए, किसी एक पंक्ति पे, पहली पंक्ति के ऊपर, पहले चरण के ऊपर मात्रा लगा के गिन लीजिए। अगर 13 मात्राएं आ गई तो यह ध्यान रखिए कि अगर पहले में 13 है तो तीसरे में भी 13 आएगी, और दूसरे में और चौथे में तब 11 मात्रा आएगी। वहां पे दोहा छंद होना है। तो आराम से आप लिख सकते हैं। पहले में 13 आई तो वह छंद का नाम आपको मिल गया कि वह दोहा होना है। साथ में ही पहले और तीसरे में 13 मात्राएं आप आराम से लिख सकते हैं। इतना लिखने का आपको 1 मार्क है। ठीक इसी क्रम में अगर आप देखें, जैसे ये वाला उदाहरण है, मान लीजिए तीसरा, यह दिया गया है, बरस 4 विपिन बसी, कर पितु वचन प्रमाण, आई चरण पुनि देखी हूँ, मन जन करस मलान। यह दिया हुआ है। आप यहाँ पे मात्राएं पहले चरण पर लगाइए। अगर 13 मिल गई पहले में तो तीसरे में भी 13 आनी है, दूसरे और चौथे में 11 आनी है, तब यह दोहा छंद होना है। आराम से इसे आप पता कर सकते हैं। और जिस चरण की मात्राएं लिखने को कहा गया है आप उसे लिख दीजिए, आपको पूरा मार्क मिल जाएगा। एक उदाहरण सोरठा का भी देख लेते हैं। जैसे ये है, जान गौर अनुकूल, सी ही हर्ष न जात कहीं, मंगल मंजुल मूल, बाम अंग फरकन लगे। तो यहाँ पे पहले चरण पे मात्रा लगाइए। मात्रा आपने लगाई, 11 मिली। पहले में 11 है तो निश्चित है कि पहले में अगर 11 है तो तीसरे में भी 11 मात्रा आनी है। तब दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं मिलनी है। तो यहाँ पे पहले में अगर 11 मिल गया तो यह सोरठा छंद होना ही होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे आपको कोई भी, यहाँ 4 प्रश्नों 5 प्रश्नों में से कोई भी दे दिया। जैसे दे दिया आपको प्रथम, द्वितीय व तृतीय व चतुर्थ चरण की मात्राएं, तो आपको पता है कि अगर पहले में 11 है तो दूसरे में 13 होगी, तीसरे में 11 होगी, चौथे में 13 होगी। आराम से आप लिख सकते हैं 11 13, और छंद जब पहला 11 मात्रा आई तो सोरठा होना है। इतना लिख दिया आपने, यह आपको आराम से मार्क मिल जाएंगे। इसी क्रम में अगर चौपाई की बात करें हम लोग, चौपाई में दिया है, कविता को पढ़कर उत्तर लिखिए। नित नूतन मंगल पुरमाही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही, बड़े भोर भूपत मन जागे, जाचक गुनगन गावन लागे। यहाँ पे एक कविता दी रहेगी, नीचे कोई 2 प्रश्न, एक प्रश्न यह फिक्स है, इनमें से कोई दे दिया। जैसे यह 2 प्रश्न दिए रहेंगे, यह पक्का आना है, यह कोई भी बदला जा सकता है।
आप पहले चरण पे मात्रा लगा दीजिए। अगर उसमें 16 आ गई तो सभी चरणों में 16-16 मात्राएं मिलनी है। अगर एक चरण में 16 मिल गई तो वह चौपाई छंद है। तो आपका यह उत्तर पक्का हो गया। आप इसे लिख दीजिए, चौपाई छंद है। पहले और तीसरे चरण की मात्रा पूछे या कोई चरण की तो 16-16 मात्राएं। इस तरह से छंद को करके आप निश्चित तौर पे 2 मार्क अर्जित कर सकते। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।